देखो, हम हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ रहे हैं, तो हीमोलिटिक एनीमिया में G6PD डिफिशिएंसी एनीमिया पढ़ रहे हैं। तो इसका पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर और क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराएं जिससे कंफर्म हो जाए कि G6PD डिफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है, तो इसका मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ठीक, तो आज हम इसका पढ़ेंगे यानी कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर G6PD डिफिशिएंसी एनीमिया का कोई अगर पेशेंट आ जाए तो उसे कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ये देख लो क्या आरबीसी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक, तभी हम इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो, ये एक बोन है, लॉन्ग बोन, जैसे फीमर है या टीबिया या फिबुला, और ये वाला एरिया क्या है, बोन मैरो। तो बोन मैरो में ना बहुत सारी सेल होती हैं, ठीक, जिसमें एक होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक, तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या करती है, 3 प्रकार की सेल का निर्माण करती है। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्योंकि आज हम सिर्फ एनीमिया पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक, और एरिथ्रोब्लास्ट ब्लड वेसल्स के अंदर जाती है। जैसे ये वाला एरिया जो है, ये ब्लड वेसल्स है, तो इसमें जाएगी, रेटिकुलोसाइट में चेंज हो जाएगी और मैच्योर होकर एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। तो अब देखो, यानी कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से एरिथ्रोब्लास्ट का निर्माण होगा। अब इसके निर्माण करने के लिए कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो सीमेंट की, ईंट की, इस तरह से ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही इस वाली सेल से इसका निर्माण करने के लिए, ठीक है, इसका निर्माण होगा तभी ये आगे को बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे विटामिन की ज़रूरत होती है, विटामिन B9, B12, विटामिन C, आयरन। ठीक है, और जैसे एरिथ्रोपोइटिन्स होता है जो किडनी से इसका फॉर्मेशन होता है, और थायराइड्स की T3 एंड T4। तो देखो, जैसे ये विटामिन है, विटामिन B9, B12, यानी कि विटामिन C और Fe, ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, जैसे हमने भोजन करा, ठीक है, तो उस भोजन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, विटामिन। ठीक है, तो सपोज मान लो, जैसे मान लो आपने कोई कुछ भी यानी कि ऐसी भोजन लिया, उसका यहाँ पे डाइजेशन हुआ, स्टोमक में हुआ, फिर इंटेस्टाइन में आ गया, यहाँ पे सपोज मान लो इसका डाइजेशन हुआ और यहाँ से Fe और विटामिन वगैरह ये एब्जॉर्ब हुए यहाँ पे, और यहाँ से ब्लड के थ्रू यहाँ आ गए। और एरिथ्रोपोइटिन्स का निर्माण कहाँ होगा, किडनी में, किडनी से ये ब्लड के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही थायराइड का निर्माण थायराइड में होगा। अब मान लो जैसे विटामिन B9 रिच फूड कौन से होते हैं, जैसे बहुत, देखो हर फूड में मिलेगी तुम्हें विटामिन B9, लेकिन मोस्टली किस में मिलते हैं, जैसे लोबिया है या मूंगफली है, ठीक है, संतरा है, राजमा है। इसमें क्या होता है, विटामिन 9 बहुत ज़्यादा होता है। देखो, मैंने 4-5 लिख रखे हैं, आप जो सस्ता लगे और वक्त के हालत पे मिल जाए, जैसे मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे मतलब आसानी से मिल जाए, तो इसमें से कोई 1 या 2 यूज़ कर लें, आराम से आपको विटामिन B9 मिल जाएगा। ऐसे ही विटामिन B12, तो विटामिन B12 का सोर्स मोस्टली क्या होता है, मांस ही होता है। ठीक है, तो जैसे आप अंडा खा सकते हैं, या मान लो किसी का मांस है, किसी भी जानवर का, या फिश है। ठीक, अब सपोज मान लो कुछ लोग होते हैं क्या मांस का सेवन नहीं करते, तो उन्हें क्या करना है, मार्केट में विटामिन B9 के टैबलेट मिलते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है विटामिन C। तो विटामिन C के सोर्स क्या होते हैं, जैसे मोस्टली खट्टी चीज़ें होती हैं, जिसमें से जैसे संतरा है, आंवला है, नींबू है, स्ट्रॉबेरी है, तो इसमें से आप कोई भी 2 या 1 यूज़ कर सकते हैं। देखो, विटामिन C क्यों बोला, तो विटामिन C जो हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आप विटामिन C को आयरन की टैबलेट के साथ लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक, अब देखो, अब जो आयरन होता है, आयरन के सोर्स क्या होते हैं, जैसे अनार है, ठीक है, या फिर खजूर है, या चुकंदर है, ठीक, गुड़ है, पालक है, दाल है, या राजमा है। तो अगर आप इसमें से यूज़ करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग अनार का यूज़ करते हैं, लेकिन आप सपोज मान लो कोई पुअर फैमिली से है तो आप अनार, इसका जैसे ये पालक है, चुकंदर है, आप इसे आराम से मिल जाता है मार्केट में और सस्ता होता है। ठीक, अब मान लो G6PD डिफिशिएंसी एनीमिया का कोई भी पेशेंट है तो उसे क्या नहीं खाना है। देखो, ये तो तुमने पता चल गया कि विटामिन B9 का मिलेगा, विटामिन B12 किससे, विटामिन C किससे मिलेगा, या आयरन किससे मिलेगा। ठीक, लेकिन क्या है, जैसे तुम्हें अवॉइड क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप G6PD डिफिशिएंसी का कोई अगर पेशेंट है उसे क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखो क्या क्या अवॉइड करना है इसे।
डाइट में मोस्टली फेबाबीन, देहाती भाषा में इसे बाखला बोलते हैं, तो आपको ये नहीं खाना है। और कुछ ड्रग्स के नाम है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, जैसे सल्फोनामाइड है, ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं करना, या डॉक्सन है, इसका यूज़ नहीं करना, क्यूनोन्स हैं, ठीक है, ये एंटीबायोटिक का ग्रुप होता है, नाइट्रोफेरेंटाइन है, यूटीआई में देते हैं मोस्टली से, इसका यूज़ नहीं करना, या क्लोरोक्विन, इस वाली ड्रग्स का यूज़ नहीं करना। अब इन ड्रग्स का होता क्या है, ये क्या करती हैं, आरबीसी के अंदर घुस जाती हैं, ठीक। और मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, आरबीसी क्या करती है, ग्लूकोज का लेके, ठीक, और G6PD एक एंजाइम होता है, ठीक है, इसका यूज़ करके ग्लूटाथायोन बनाती है, ग्लूटाथायोन। और ग्लूटाथायोन का काम क्या होता है, इनकी ये ना एक एंटीऑक्सीडेंट है, सेल को प्रोटेक्शन करता है, इनकी ग्लूटाथायोन, ठीक है। अब ग्लूटाथायोन पूरी सेल का करेगा, साथ में इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको भी सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर ये नहीं होगा तो सपोज मान लो जैसे G6PD, पहले से ही हमने बता रखा है कि अगर ये पेशेंट G6PD वाला है तो ग्लूटाथायोन का फॉर्मेशन कम होगा, और G6 यानी कि ग्लूटाथायोन कम होगा तो क्या होगा, आरबीसी की सुरक्षा नहीं कर पाएगा ये, जिससे क्या होगा, अगर ये इसके आरबीसी के अंदर एंटर कर गई तो बहुत तेज़ी से आरबीसी टूट जाएंगी, ठीक है, ये तुम्हें अवॉइड करना है। अब सपोज मान लो तुम्हारे आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट गई, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, ऐसे मान लो तुम्हारा 5 रह गया, यानी कि या 7 रह गया इतना, ठीक है, तो फिर तो क्या रखेगा, आपको क्या कराने का, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन यही रह जाता है फिर, ठीक है। क्योंकि अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तुम्हें कैसे करना है, सब इतना देखो, इनकी इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी कि 5 ml, 5 से 10 ml पर kg, ठीक है, और 2 आवर्स के अंदर चढ़ा देना है अगर, ठीक है। तो मान लो कोई 50 kg का कोई पेशेंट है तो कितना हो जाएगा, इतना फ्लूइड, कितना इतना ब्लड 250 ml 2 आवर्स के अंदर चला देना है। अब एक चीज़ मैंने और बताई थी, जैसे आरबीसी जब बहुत तेज़ी से टूट जाती है, ठीक है, तो ये जब आरबीसी वाला ये फ्लूइड जब किडनी से निकलता है, ठीक है, तो मैंने बताया था हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, अगर हीमोग्लोबिन यूरिया हो गया तो एक्यूट रीनल फेलर, पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है, एक्यूट रीनल फेलर हो जाएगा। अगर एक्यूट रीनल फेलर की कंडीशन है कोई पेशेंट के लिए, तो उसके लिए हमें डायलिसिस कराते हैं, ठीक। ये G6PD डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ठीक है। इसके बाद थैलेसीमिया पढ़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू। और एक चीज़ सुनो, अगर देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।